हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी ये 100% श्योरिटी के साथ है कि ये एक टॉपिक आएगा ही आएगा आपके पेपर में। और इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कभी भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 4, 5, 6, 7, 8 तक के क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नेशनल इनकम के टूल्स के बारे में, यानी डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इन सभी चीजों पे डिटेल डिस्कशन हमने किया था, फॉर्मूला डिराइव करना हमने सीखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला फर्स्ट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन वैल्यू एडिशन से मिलते हैं, इसी के लिए यहां पे आज हम वीडियो में वैल्यू एडिशन को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। यानी कि वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम में दिमाग में रखना है। सेकेंड चीज, कितनी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बात करूंगा, वो चीज जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि नेशनल इनकम डिराइव करने के 3 वेज होते हैं। हालांकि हम पहले वे को करने वाले हैं आज, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम डिराइव करने के लिए 3 वेज होते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इन वैल्यू एडिशन मेथड लिख के देगा ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं वैल्यू एडिशन, वो बोलेगा प्रोडक्ट मेथड से निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों ही सेम है, यानी दोनों ही एक ही मेथड के 2 अलग नाम है, वैल्यू एडिशन मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो या तो वैल्यू एडिशन बोले या प्रोडक्ट मेथड बोले, दोनों का मतलब सेम है, आपको सेम ही चीज निकालने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, हालांकि दूसरा नाम है, लेकिन 12th के लेवल पे इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, तो आपको डायरेक्टली सीधे इनकम मेथड से आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे इजीएस्ट वन है। यानी अगर आपको इनकम मेथड से क्वेश्चन आएगा तो आप समझो आपके लिए फ्री के मार्क्स से उठा लो बस। ठीक है, अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा टफ मेथड बनता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन कम बनते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजल मेथड। इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। तो क्या है, हमने देख लिया वैल्यू एडिशन के 2 नाम होते हैं सर, कौन सा, वैल्यू एडिशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड का एक ही नाम है, इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के 3 नाम है, एक्सपेंडिचर मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है सर, ये क्या लिख रखा है आपने, ये अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं समझाता हूं क्या लिख रखा है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, यानी कि वैल्यू एडिशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन, सर वैल्यू एडिशन होता क्या है, पहले समझो वैल्यू एडिशन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी चीज को जानने से पहले उसके वर्ड का मतलब समझ लो, क्योंकि वर्ड में ही उसकी मीनिंग छिपी होती है। वैल्यू एडिशन, जब किसी चीज की वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे ये पेन 10 रुपए का था, मैंने इस पे 5 रुपए और ऐड कर दिया, अब ये 15 का है, तो ये वैल्यू एडिशन हुआ। किसी भी चीज की वैल्यू में कुछ जोड़ देना, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन कर देना। यही तो होता है वैल्यू एडिशन मेथड सर। कैसे, जैसे कि मैंने ये बताया, ये पेन मैंने खरीदा 15 रुपए का, ठीक है, 15 रुपए का मैंने परचेज किया और मैंने इस पे क्या किया, 5 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिया और इसको मैंने 20 में बेच दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 रुपए का वैल्यू एडिशन ही तो किया है मैंने। 15 में परचेज किया था मैंने, 5 रुपए का वैल्यू एडिशन, इसको प्लास्टिक में रैप वैप किया मैंने और 5 रुपए का वैल्यू एडिशन किया और 20 में बेच दिया। ठीक है, तो यही तो होता है वैल्यू एडिशन। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और समझ जाएंगे हम पूरी चीजों को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, वैल्यू एडिशन एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो प्राइस होता है जिसपे आप किसी चीज को सेल करते हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होता है जिसपे आप किसी चीज को सेल करते हो, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसपे हमने उसको परचेज किया है। ठीक है, जितने पे सेल किया है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जितने पे परचेज किया है उसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैल्यू एडिशन निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालना है, तो सर सेल कितने पे किया था, मैंने तो 20 रुपए पे सेल कर दिया था ना, 20 रुपए सेल प्राइस हो गया, माइनस परचेज कितने पे किया था, 15 पे, तो 20 माइनस 15, क्या 5 रुपए का वैल्यू एडिशन नहीं निकल गया। सिंपल है, वैल्यू एडिशन मतलब होता है कितना वैल्यू ऐड किया गया। तो आप क्या करो, सेल माइनस
परचेज कर दो, ठीक है, CH है ये, ठीक है, परचेज। सेल कितने में किया था हमने? 20 में सेल किया था। परचेज कितने में किया था? 15 में, यानी कि 5 रुपए का वैल्यू एडिशन है। यही सेल को दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, और परचेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यही हमारा बन जाता है वैल्यू एडेड, ठीक है। यानी वैल्यू एडेड कितना है, कितना वैल्यू ऐड किया गया है, तो सेल में से परचेज लेस कर दो, यही होता है वैल्यू एडिशन। तो सिंपल सा है, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंपल। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसा कि मैंने आपको बताया सेल, ठीक है। अब यही चीज वैल्यू ऑफ आउटपुट को और देख लेते हैं, और किस किस वे में क्वेश्चन में हो सकता है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल दे दे। तो सेल तो होता ही है ना सर, अभी तो बताया आपने कि सेल होता है, तो सेल होता है टोटल सेल, या फिर प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है सर? आप सब अकाउंट्स के बच्चे हो, चेंज इन स्टॉक तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा श्योर होना चाहता हूं कि मैं आपको पूरा सिखाऊं, तो मैं क्वेश्चंस में जब ये चीजें आएंगी तो मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो हमने क्या देखा सर, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, गुड। दूसरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब जो हमारे पास इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, अगर कुछ सामान हमारा बिका हुआ रह, बिना बिका हुआ रह गया, जो बिका नहीं। या फिर आपको हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आगे चल के जिसमें आपको देगा क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, तो आप सीधे क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देना, ये जो बन जाएगा ये आप यहां पे जैसे मानते हैं क्लोजिंग था हमारे पास 100, ओपनिंग था 20, तो ये हमारा आ गया चेंज इन स्टॉक 80, ठीक है, तो ये 80 हो गया। और क्वेश्चन में बोलेगा सेल हुआ है 100 का, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 180 हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना हो गया। अब इस वैल्यू को आपने तो बेचा है, इतने को तो बेच दिया है आपने, खरीदा कितने में होगा? मान लेते हैं 100 में खरीदा होगा, तो आपने कितना वैल्यू ऐड कर दिया? 80 रुपीज वैल्यू ऐड कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बारी मैं थोड़ा सा रब करके आपको समझा देता हूं फिर से। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको कि हम बोलते हैं सेल वैल्यू, या फिर प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है परचेज वैल्यू, ओके, परचेज वैल्यू। तो यही बस एक इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप पूरा वैल्यू एडिशन को सॉल्व कर सकते हो। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, अभी और समझेंगे, डोंट वरी। तो हमने क्या देखा, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आगे। अब वैल्यू एडिशन को ना और डिटेल में समझते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्जांपल है ये मैंने वीके की बुक से लिया है, इसी के लिए कोई भी बच्चे ये ना बोले कि सर ये तो हम पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हो गए, ये फेमस एग्जांपल है, इसी के लिए मैंने लिया है। और देखिए बुक रीडिंग करना भी जरूरी है, आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए। आगे जाके आपको पता है ये कंपटीशन CU CT DU CT आपके लिए क्यों आ रहा है, ताकि आपकी उसमें एक रीडिंग सेक्शन होता है, आपको पता होगा रीडिंग सेक्शन पक्का आता है, क्योंकि वो चाहते हैं आपको बुक रीड करना है। और हम सबका क्या मेंटालिटी बन गया है कि हमें सर नोट्स दे दो, हम नोट्स से पढ़ लेंगे, नोट्स से पढ़ लेंगे, सब नोट्स के पीछे भाग रहे हैं। नोट्स कहां से आया? नोट्स उसी बुक से तो निकला है ना, तो उसी बुक को तो पहले पढ़ना सीखो, फिर नोट्स को पढ़ना सीखना। आप नोट्स होते हैं लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए, ये नहीं कि पूरा सेमेस्टर ही आप नोट्स में निकाल रहे हो। नोट्स जैसा कोई चीज नहीं होता, आपको बुक रीड करना आना चाहिए। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे आपको, कोई भी एग्जाम में आप अपेयर करोगे, कैट करो, जीमैट करो, किसी के भी एग्जाम में अपेयर हो गए, आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी होनी चाहिए, आपको वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। नोट्स में तो हर चीज सिंपल वे में लिखा जाता है, तो उसको समझना, तो उसको तो कोई बेवकूफ भी समझ लेगा, ठीक है। खैर आप लोग सब तेज होंगे, लेकिन हाँ मैंने ये वीके की बुक से लिया है, ये बात मुझे बताना था, ताकि आप लोग ये ना बोले कि सर ये तो बुक से लिया हुआ है। हाँ बुक से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या है, फार्मर, जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है, उसने क्या किया, देखो फार्मर ने क्या किया, 200 रुपए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, वही होता है ना जिसमें उसने परचेज किया, 200 रुपए में उसने सीड्स को परचेज किया, 200 रुपए में उसने सीड्स को परचेज किया, ठीक है। और जब सीड्स को उसने ग्रो किया, उसने क्रॉप बनाया, और उसने क्या किया, उसको 600 में सेल कर दिया, 600 में सेल कर दिया। अब उसने सीड्स खरीदे कितने में थे, 200 में खरीदे थे, और 600 में सेल कर दिया, यानी उसने 400 का वैल्यू एडिशन कर दिया। क्या? बिल्कुल किया ना सर, यही तो होता है। क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 600, 600 में उसने बेचा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 200, यानी कि वैल्यू एडेड कितना था, 400 आ गया, ठीक है। अब जितने में फार्मर ने क्रॉप को बेचा होगा, जो उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट रहा होगा, वही तो
अगले जो फ्लोर मिल वाले हैं, ये कि जो कि आटा बनाते हैं, उनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहा होगा। यानी जितने में उस किसान ने उस क्रॉप को बेच दिया, जो उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट था, वो अगले पर्सन के लिए क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। किसान ने 600 में बेचा, तभी तो इसने 600 में खरीदा ना। किसान का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उसने बेचा और इसने खरीदा, ठीक है। अब इसने क्या किया, फ्लोर मिल वाले में 600 रुपए में क्रॉप खरीद लिया उसने, मतलब अनाज खरीद लिया, उसको उसने पीसा और उसने आटा बना दिया। आटा बनाने के बाद उसने क्या किया, 600 में परचेज किया था, 800 में सेल कर दिया, यानी उसने 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। 200 रुपए का क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया। अब बात करते हैं आगे। अब फ्लोर मिल वाले ने 800 रुपए में बेच दिया, आटा बनाया और आटा को 800 रुपए में बेच दिया, तो उसको उसने उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगा, क्योंकि उसने जितने में आटा बेचा उतने में तो बेकरी वाला आटा खरीदेगा ना, तो वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, अब इसको क्या किया, बेकरी वाले ने आटा को लिया, मस्त ब्रेड बनाया और ब्रेड बना के 1000 रुपए में तैयार कर दिया, 1000 रुपए में बेच दिया। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, 800 में खरीदा था बेकरी वाले ने आटा, उसका ब्रेड बनाया 1000 रुपए में, यानी 200 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। बिल्कुल कर दिया सर। अब इस ब्रेड वाली कंपनी, मान लेते ब्रिटानिया का ब्रेड है, इससे शॉप वाले ने खरीदा, इससे शॉप वाले ने 1000 रुपए में खरीदा, क्योंकि इसने 1000 में बेचने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, उसका सेल वैल्यू क्या था, 1000 रुपए में। बेकरी वाले ने बोला कि मैं 1000 रुपए में बेच दूंगा अपना ब्रेड, तो दुकान वाले आए 1000 रुपए में ले लिए, उसके लिए सेल वैल्यू था और दुकान वाले के लिए परचेज वैल्यू था। अब दुकान वाला क्या करेगा, अपने दुकान में मस्त ब्रेड को ऐसे सजा के रखेगा आगे कि कस्टमर आए तो पहले सबसे पहले उसको वही दिखे, और वो 1000 में खरीदा है तो 1200 में बेचेगा। 1000 का 1000 में बेचेगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना, तो अब वो 1200 में बेचेगा। यानी इसने 1000 में खरीदा और 1200 में बेचा, यानी इसने फिर से 200 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। अब देखो इन सबको सम करोगे तो आपका आ जाएगा 2600, इन सबको सम करोगे तो ये आ जाएगा 3600। सर आपने पढ़ाया है कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। अच्छे से याद है। चलो वैल्यू एडिशन निकालते हैं, क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, यानी टोटल इस प्रोडक्ट को कितने में सेल किया गया 3600, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2600, यानी आ कितना गया वैल्यू एडिशन 1000। क्या यही है सर, बिल्कुल यही है। यानी आप देखो 200 रुपए का सीड्स था और वो बाद में जाके बन के कितने में बिका है 1200 में, 1000 रुपए का डिफरेंस। इसी से पहले बनता था वैट, अब तो जीएसटी लगता है, पहले वैट होता था। पहले क्या होता था, इस स्टेज पे भी टैक्स लगेगा, 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 तो एक ही प्रोडक्ट पे 4 बार टैक्स लगता था और प्रोडक्ट और भी महंगा हो जाता था, जिसकी वजह से किसको, वैट को हटा दिया गया, वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दिया गया और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। तो क्या ये आपको बात समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि कैसे वैल्यू ऐड हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। और सर एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वैल्यू एडेड होता है, आज नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, ये जो वैल्यू टोटल वैल्यू एडिशन, जैसे मेरा 1000 आया था, ठीक है, टोटल वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ लेंगे, सभी सेक्टर के वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ लेंगे कि कितना कितना वैल्यू एडेड हुआ है, तो वो हमारा निकल जाता है जीडीपी एमपी। वो क्या निकल जाता है हमारा, जीडीपी एमपी। यानी यहां देखिए, आप समझ में आएगा आपको, ये जो स्क्रीन पे था मैंने लिखा था ना, जब भी वैल्यू एडिशन को सबको सम करोगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, ठीक है, यही इसी के लिए यहां पे मैंने लिखा था। नेशनल इनकम में खैर वहां जाएंगे तो पढ़ेंगे, चलो पहले एक को खत्म करते हैं, ठीक है। यानी सारे ही वैल्यू एडिशन को जब हम सम कर लेंगे, सारा वैल्यू एडिशन जब मिल जाएगा हमें, जैसे इसमें हमें मिला ये 1000 रुपए, ठीक है, ये मिल गया, तो क्या है, जब वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो मेरा बन जाएगा अपने आप, वो जब सारा वैल्यू एडिशन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इतने के बाद आपको पता है कि सर जीडीपी एमपी से हमें तो नेशनल इनकम निकालना होता है ना, तो हमें जाना होता है एनएनपी एट एफसी पे, बट डायरेक्टली तो जा नहीं सकते हैं, हमें एक एक स्टेप करके जाना होगा। डायरेक्टली अगर आपको आता है ना, तब भी एग्जामिनेशन में कभी भी डायरेक्टली मत चले जाना, घुमा फिरा के जाना आप, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि बच्चों को आता है थोड़ा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, हम सबको लिख लेते हैं, देखते हैं इसमें डीपीएमपी सेम है, इसमें भी डीपीएमपी सेम है, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस को क्या किया जा रहा है, नेट में बदला जा रहा है। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, यही तो करते हैं। ग्रॉस से अंदाजे से एग्जैक्ट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है, तो यहां पे कर दिया हमने माइनस डेप, तो हम आ गए यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गए।
अब यहां से देखो n तो सेम है, n सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, d से n चेंज हो रहा है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे। अगर आपको याद होगा डोमेस्टिक नेशनल बहुत अच्छे से समझाया मैंने, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस NFIA ऐड कर देंगे तो हम आ गए NNP एट MP पे। लेकिन नेशनल इनकम तो NNP एट FC होता है ना, ये होता है नेशनल इनकम, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, सर सभी चीजें तो सेम कर दिया हमने, बच क्या गया, बच ये गया, ये MP है और हमें FC चाहिए, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है अपने को, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। कैसे जाएंगे, मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी साहब को गिराना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे माइनस NIT। क्या ये बात याद है, यानी अगर हमें जो सारा वैल्यू एडिशन मिला है, ये सारा वैल्यू एडिशन मिला है, इसमें मैं कर दूं माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, तो मैं आ जाऊंगा नेशनल इनकम पे सीधे। क्या ये बात आपको समझ में आई? पिछले वीडियो में भी ये बात मैंने समझाया था, यहां भी थोड़ा सा हिंट्स दिया है। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? सभी चीजें आसान थी, कहीं से कहीं मुश्किल नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिए चीजों को, इजिली आप 7-8 मार्क्स इससे निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या यहां तक बात क्लियर है कि हमने G को N में चेंज किया, फिर D को N में चेंज कर दिया, फिर MP को FC में चेंज कर दिया। चलिए, ये रहा एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करेंगे हम साथ साथ। पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये आ रहा होगा सर GVA क्या आ गया, GDP तो पढ़ा था, ये GVA क्या आ गया। सी, अगर आपको अगर जैसे वैल्यू एडिशन मेथड से बोला जाए, ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड से अगर बोला जाए तो आपको पता है ना सारा वैल्यू एडिशन को जोड़ने पे क्या आता है, GDP MP आता है, यही हमारा बन जाता है GVA MP, ठीक है। अभी वैल्यू एडिशन पे तो मैं वैल्यू एडिशन का बताऊंगा, जब नेशनल पे जाएंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा GVA, तो वहां पे वो समझाऊंगा, ठीक है। यानी सम करके जो टोटल आता है ना, जो सम करके जो वैल्यू निकलती है उसी को बोलते हैं GVA MP। तो सम करके निकलता क्या है, GDP MP, इसी को हम बोलेंगे GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं GDP MP। तो चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यार प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है आप सबको पता होगा, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, भूलना नहीं है ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सबका दिया हुआ तीनों सेक्टर का, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेज यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है हमें। तो क्या ये तो बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी हमें पता है वैल्यू एडिशन क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तीनों सेक्टर का, ऐड कर देते हैं ना, 800 प्लस 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है सर, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3 सेक्टर का दिया हुआ है, यस 400 100 और 50 यानी कि 550। क्या यहां तक यही वैल्यू एडिशन है? और क्या अभी मैंने आपको बताया था इसी वैल्यू एडिशन को GVA MP कहते हैं या फिर GDP MP कहते हैं। सारा वैल्यू एडिशन को ही तो GDP MP कहते हैं, बस निकल गया। अब इसको लेस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 8 5 13 यानी कि 750 750। ये क्या आ गया सर, इसको आप क्या क्या कह सकते हो, इसको GDP MP भी कह सकते हैं सर, इसको हम वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं, वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी चीज कह लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज तो हमने निकाल लिया, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पे, ये चीज तो हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया है NNP एट FC। जैसे ही बोला NNP एट FC हमारे दिमाग में चल गया सर उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने नेशनल इनकम पूछा है, तो आइए निकाल लेते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूं मैं आपके लिए, या नेक्स्ट शीट ले लूं, यही क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। क्या ये सब आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, लिख लीजिए, और तो क्या ही बोलूँगा, ठीक है। ये सब रब कर देता हूँ, हमारे पास सीधे सीधे देख लेते हैं क्या आ गया, टोटली रब कर देता हूँ। 750 ध्यान रखना है अपने को, 750। ये कितना आ गया है 750, ठीक है।
अब देखिए हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है, हमारे पास जीडीपी एमपी है और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पे। तो पहले ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और क्या होता है सर, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना होगा तो प्लस एनएफआई, ये अभी पिछले स्क्रीन पे करवाया था ना, ये देखिए यहाँ है ना, प्लस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई है माइनस एनआईटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एनआईटी। चलिए इसको सॉल्व करें। आइए डेप्रिसिएशन कहाँ है, डेप्रिसिएशन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा डेप्रिसिएशन। देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर। अच्छा कंजम्पशन सर डेप्रिसिएशन कैसे हो गया, तो आप खुद सोचो, यही आएगा एग्जामिनेशन में और यही क्वेश्चन में होता है, फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन। अब फिक्स कैपिटल मतलब होता क्या है, मशीनरीज होती है, बाइक कार ये सब क्या है, फिक्स कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन क्या है, मशीन खाते हो आप, या रोज थोड़ा थोड़ा कार खा लेते हो बैठ के, या थोड़ी थोड़ी बाइक की सीट्स खाना शुरू कर देते हो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब ये होता है कि बाइक है तो चलाओगे, मशीन है तो चलाओगे। कंज्यूम करने का मतलब हमेशा खाना नहीं होता है, उसको यूज करना होता है। तो हम मशीन को यूज कर रहे हैं, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन होता है तो हम उस मशीन को खा नहीं जाते हैं, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं और उसी को दूसरे वर्ड में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो कितना है हमारे पास 80 है, चलो माइनस 80 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन था हमने प्लस का लगा दिया। और क्या है अपने पास, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन, अरे वाह, ये देखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में, ध्यान से समझना, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, अगर पिछले वीडियो को देखा तो समझ में आ रहा होगा आपको, रिसीव किया गया है रेसिडेंट्स से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडियंस ने बाहर के देश से इतना पैसा कमा के आए हैं, कितना कमा के आए हैं, 10 रुपए। हमारे इंडियंस जो इंडिया के लोग थे वो बाहर जा करके 10 रुपए कमा के लेके आए हैं, ठीक है। और फैक्टर इनकम देखो, फैक्टर इनकम लिख दिया। अगर नॉन फैक्टर होता तो हम इसको कंसीडर भी नहीं करते, क्योंकि सिर्फ फैक्टर इनकम ही आता है नेशनल इनकम में। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, यानी हमारे लोग बाहर की कंट्री में जाकर 10 रुपए कमा के लाए हैं और बाहर से कुछ लोग आए जो हमारी कंट्री से क्या किए, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, यानी बाहर की फिरंगी हमारी कंट्री से कितना रुपए ले गए हैं, 20 रुपए ले गए हैं, यही कह रहा है। हम बाहर के देश से कितना लेके आए, 10। फिरंगी नॉन रेसिडेंस यानी कि फिरंगी हमारे देश से कितना लेके चले गए, 20 लेके चले गए, यानी क्या आ गया, -10 आ गया। तो आ जाओ यहां पे लिख दो -10, ठीक है। एनआईटी की बात करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसका मतलब क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। कहां है हमारे पास टैक्स, ये रहा ना, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल द सेक्टर। क्या हमें क्वेश्चन में सब्सिडी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि टैक्स माइनस, ये क्या होता है यहाँ पे, टैक्स माइनस सब्सिडी, यही होता है टैक्स माइनस सब्सिडी। तो -80 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 माइनस टैक्स कितना है सर, टैक्स कितना है, 50 है, सब्सिडी कितना है, 20 है। तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 30, यानी सारा ही माइनस का आ गया। अरे सर 750 में से इन सबको माइनस करना है, तो इन सबको ऐड करके एक ही बार माइनस कर लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी आपको, कितना हो जाएगा, 750 माइनस 8 3 11 1 12, यानी कि 120 लेस करना होगा। 120 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 630, यही आएगा ना, बिल्कुल हाँ 630 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एनएनपीएफसी 630, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। तो क्या इतना मुश्किल था क्या सर, कुछ भी नहीं था। चलिए मैं एक बार ना आपको थोड़ा सा और ब्रीफ दे देता हूँ क्या था। हमने क्या किया, हमने जीडीपी एमपी निकाला, इसी को हम जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। इसी को अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि वैल्यू एडेड निकालो तो भी इसी को कहते हैं। कितना आया था, 750 आया था ना, हाँ 750 आया था। अब हमें यहां से बोला गया कि जाओ नेशनल इनकम निकाल के लाओ। नेशनल इनकम जैसे ही हमें निकालने बोला, हमें पता हो गया क्या बोला उसने, हमें एनएनपी एट एफसी निकालने को कह दिया। अब यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ग्रॉस जीडीपी एट एमपी है,
ठीक है, इसको NNP at FC पे जाने के लिए पहले G को N में चेंज कर, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट से फैक्टर पे जा रहे हैं, फैक्ट्री पे जा रहे हैं, क्या करेंगे, मोदी साहब को गिराएंगे ना, तो माइनस NIT हो जाएगा, ठीक है। यही तो किया है। तो आई थिंक क्वेश्चन में था 750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, 80 था आई थिंक, हाँ 80 माइनस ये कितना था 10 और 30 ना, माइनस 10 और माइनस 30, ये था हमारा डेप्रिसिएशन, ये था हमारा NFIA। अब NFIA ऐड करते हैं लेकिन हमारा माइनस में NFIA आया था तो हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। NFIA को वैसे तो ऐड करते हैं NFIA, लेकिन हमारे देश से ज्यादा पैसा चला गया, माइनस में ही NFIA है तो क्या करोगे, माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस 30 टोटल आ गया था 630, यही हमारा नेशनल इनकम है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज इसको भी सुन लीजिए। बेसिकली तक्षशिला एजुकेशन आप लोग के लिए क्या लेके आया है, हर एक सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इन सब का क्रैश कोर्स लेके आया है। यानी कंप्लीट 12th टर्म 2 का सिलेबस हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जहां पे हम CBSE को तो फोकस करेंगे प्लस CU CET को भी फोकस करते हैं, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जाएगा और 1 मार्क्स सब्स्टिट्यूशन यानी 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इन सब को कवर कर रहे हैं। इसमें आपको और क्या क्या मिल रहा है सर, 30+ आवर्स मिल रहे हैं। जितना आप 3 महीने में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उतना हम आपको 1.5 मंथ में पढ़ाने वाले हैं। तो सोचो 3 महीने कंटेंट जो आप 1 महीने में एक इंस्टीट्यूट में 12 घंटे पढ़ते हो, हम आपको 30 घंटे पढ़ाने वाले हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 34 आवर्स पढ़ाने वाले हैं हम आपको। तो ये अच्छा डील है। दूसरा, एक बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का ना, एग्जाम हॉल से निकलते हैं, बोलते हैं सर 10 मिनट और मिलता है तो पूरा पेपर कर जाते हैं। ये एग्जामिनर की गलती नहीं है, ना ही पेपर की गलती है, ये आपकी गलती है कि आपको पेपर में स्ट्रैटेजी बनाना नहीं आता है कि पेपर कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मॉक एनालिसिस जहां पे आपको टीचर ये बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और ट्रस्ट मी हर बच्चे का अलग स्ट्रैटेजी होता है। जो बच्चे स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो 95+ करके आते हैं, उनके लिए उतना ही टाइम 2.5 घंटे सफिशिएंट होता है और आपके लिए शॉर्ट पड़ जाता है। ऐसा कैसे? तो आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, आपकी अप्रोच सही नहीं था, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस भी करवाते हैं टीचर, 2 मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें आपको पूरा बताया जाता है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद में। टॉप टीचर्स हैं, क्लास नोट्स है। अच्छा, 35 स्टूडेंट बैच है, यानी कि बैच में सिर्फ और सिर्फ 35 स्टूडेंट्स का ही स्ट्रेंथ रहेगा। 35 का क्यों सर? क्योंकि एक ना मिथ बन गया है कि ऑनलाइन में ना 100-150 बच्चे बैठते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ नहीं सकते हो, इसीलिए 35 स्टूडेंट हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप टीचर से फ्रीली पूछ सको उस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक जैसे ऑफलाइन का आपका एक्सपीरियंस है ना, वैसा ही हम ऑनलाइन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तक्षशिला एजुकेशन वर्कशीट, DPP और बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, पहले इसका प्राइस था 3000 रुपीज, जो कि हमने कट कर दिया है और अब इसका प्राइस है सिर्फ 1200 रुपीज, जिसको हम बोलते हैं 1199, ठीक है, 1199। इतने में आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसको बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा समझेंगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, वहां से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लेके जाएंगे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या फिर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो दोनों ही सिनेरियो में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, मतलब उसमें फॉर्म खोलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और इनरोल कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम निकल रहा है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ओके, दैट इज ऑल। और आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि 9818781682 ये मेरा नंबर है, यानी मतलब इंस्टीट्यूट का नंबर है। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। यहाँ से भी आप बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, अच्छे वे में समझा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। ओके, साइनिंग ऑफ, तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।